तो दोस्तों माउंट ब्लैक की पहली कंपाइलेशन वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा कुछ पहली बार ट्राई कर रहा हूँ एंड ये ना मेरी पर्सनल फेवरेट हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करी थी। मैं बहुत सारी खुद की वीडियोस वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था एंड ढूंढ रहा था कि मेरी फेवरेट हॉरर स्टोरी कौन सी है। एंड मैं सोच रहा था कि जब थोड़ा टाइम हो जाए लाइक 6 मंथ्स में या फिर ईयर के अंदर एक ऐसी कंपाइलेशन वीडियो तो बनती है जिसके अंदर मैं अपनी फेवरेट हॉरर स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, जो ऑलरेडी चैनल पर हैं लेकिन उनको मैंने कंपाइल किया, आप लोगों के लिए पूरी लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करी है। एंड आप लोग जब इनको रीडिस्कवर करोगे स्टोरीज़ को, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार भी सुन रहे हो, तो आप लोगों को पक्का मज़ा आएगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी ही कंपाइलेशन में आप लोगों के फेवरेट्स की भी बनाऊँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी माउंट ब्लैक की कौन सी हॉरर स्टोरी है जो फेवरेट है। एंड जिनको सबसे ज़्यादा मैं देखूँगा कमेंट्स के अंदर, या जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे कमेंट्स के अंदर, उनका भी एक कंपाइलेशन मैं ज़रूर बनाऊँगा जो कि फ़ैन फेवरेट होंगी। ये क्रिएटर फेवरेट है, यानी कि मेरी लिस्ट है एंड आप लोगों के लिए भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो आई होप आप इस कंपाइलेशन को एंजॉय करोगे। एंड जो बंदा इस वीडियो का एंड तक देखेगा ना, आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, थैंक यू। एंड सच में आप लोग मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे कि हाँ, अभी भी माउंट ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं। कविता नाम की हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी। वो ये बताती हैं कि ये हमारी कोई पर्सनल स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव छत्तीसगढ़ के एक गांव के अंदर हुई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसी कहानी है जो कि गांव का बच्चा बच्चा तक जानता है। एंड ये वो कहानी हमारे साथ में शेयर करके बताती हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये जरूर बताएं, बिकॉज ऐसी कोई स्टोरी आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एंड देखते हैं कि ये बात कितनी ज़्यादा सच है। एक बार की बात है, हमारे गाँव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी हवेली हुआ करती थी। एक बहुत ही ज़्यादा अमीर वेल डूइंग फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। एंड ये जो फैमिली थी वो अमीर के साथ साथ में काफी ज्यादा खुश भी रहा करती थी, विच इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन टू फाइंड दीज डेज। और ऐसा भी नहीं था कि ये जो लोग थे, जो फैमिली थी, ये अपने आप में ही घुल मिल कर रहा करते थे। इवन जो हमारा पूरा गांव था, त्योहारों के टाइम में ये लोग भी हमारे घर आते थे। इवन इनका इन्विटेशन भी आता था पूरे गांव को, इनके साथ में वो वाला पर्टिकुलर त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। एंड दिवाली तो एक ऐसा त्योहार था जो हमेशा पूरा गांव वाला इनकी कोठी के आसपास में ही सेलिब्रेट करता होता था। एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग थे जो सबसे बहुत ज्यादा घुल मिलकर रहा करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे गांव के अंदर सनसनी मच जाती है। हुआ कुछ ऐसा कि जो परिवार इस कोठी के अंदर, इस बंगले के अंदर रहा करता था, उनकी उस हवेली के अंदर अचानक से आग लग जाती है। आग लगने का समझ ही नहीं आया कि ऐसा एक्चुअली में हो कैसे गया, लेकिन क्योंकि आग इनके सोते टाइम के दौरान लग गई थी, इसकी वजह से पूरी की पूरी हवेली बहुत ही ज्यादा तेजी से आग पकड़ लेती है। एंड ये जितने भी लोग इसके घर के अंदर रहा करते थे वो सारे इस आग की वजह से मारे जाते हैं। अब क्योंकि ये फैमिली पूरी यहीं पर रहा करती थी एंड इन लोगों के बाकी रिश्तेदार वगैरह के बारे में गांव वालों को कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो ही इनकी बॉडीज का जो है अंतिम संस्कार कर देंगे। अंतिम संस्कार में थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है एंड गांव वालों को वापस अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए शाम या पूरी कह सकते हो कि आप रात ही हो गई थी। रात में हम सब वापस आराम से लौट कर आ जाते हैं। काफी सारे लोग बहुत ज्यादा उदास थे, बिकॉज ये एक ऐसी फैमिली थी जो बहुत ही ज्यादा खुश रखती होती थी लोगों को। एंड जब ऐसे लोग हमारे बीच से चले जाते हैं तो बुरा तो बहुत ज्यादा लगता ही है। हमारे गांव में एक 24-25 साल का कोई लड़का रहा करता था। उसका नाम एग्जैक्टली मेरे को नहीं बताया गया, लेकिन मेरे को इतना बताया गया कि वो इस इंसिडेंट के बाद से, जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उनकी हवेली के बिल्कुल आगे से गुजर रहा था। रात के करीब 12-1 बजे हुए थे। वो अपने काम से लौटकर अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। उस बेचारे को तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर इन टाइम के अंदर अंदर हो क्या गया। वो तो अपने काम के लिए गांव से थोड़ा दूर जाया करता था एंड वो पिछले 2 दिन से तो गांव के अंदर था भी नहीं। वो अपनी बाइक की मदद से वापस एंटर कर ही रहा था एंड इनकी जो हवेली थी वो गांव की जस्ट एंट्री पर ही थी, तो उसके आगे से ही ये जा रहा था जस्ट नॉर्मली। लेकिन जब ये उस हवेली के आगे से जस्ट गुजर ही रहा था, तब अचानक से उस जगह के अंदर से इसको किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो काफी ज्यादा डर तो गया ही था उस हवेली का ऐसा हुलिया देखकर कि ये जला हुआ सी लग रही है, काली सी लग रही है। मतलब उसने जो बातें सुनी थी वो तो ये थी कि बहुत ही ज्यादा आलीशान घर है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। लेकिन अभी ये चीज ऐसे अचानक से देखने पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि यहाँ पर में हुआ क्या है एंड इधर से किसी बच्चे की रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं। वो अपनी बाइक से उतरकर अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं कर पाता। वो बाहर से ही थोड़ा बहुत ऊंची आवाज में बोलता है कि कौन है अंदर, आपका बच्चा रो रहा है
प्लीज देख लीजिए, ऐसे वैसे कोई है क्या ये वो। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है तो खुद से अंदर नहीं जाता। वो खुद से अंदर जब नहीं जा रहा था तो 2-3 मिनट तक वो रोने की आवाजें आती रही, लेकिन फिर वो आवाजें अचानक से शांत हो जाती हैं। लेकिन फिर जब वो आवाजें शांत हुई तो अचानक से किसी बड़े इंसान के रोने की आवाजें अब शुरू हो जाती हैं। अब वो जो बड़े किसी इंसान की आवाज आ रही थी, वो रोने की जो आवाजें थी, रोने की कह सकते हो या फिर मिजरी टाइप्स की जो साउंड्स हैं, जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा उदास हो, उस टाइप की आवाजें वो मेल पर्सन की लग रही थी। सबसे पहले बच्चे की आई, फिर किसी मेल की। वो बंदा वहीं पर ही खड़ा रहता है, उस हवेली को ही घूरता रहता है, पूछता रहता है कि अंदर कोई है क्या, कोई फंस गया है, कुछ हुआ है, बताओ मेरे को, मैं मदद बुला लेता हूँ, ये सब। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा था। आवाज आती थी, शांत हो जाती थी एंड आवाज बदल जाती थी, किसी और टाइप की आवाज आने लग जाती थी। जब ये आदमी वाली आवाज भी बंद हो गई थी तो इस बार किसी महिला के रोने की आवाजें अब आना शुरू हो गई थी। वो अपनी बाइक पर ही बैठा था एंड बाइक उसकी ऑन ही थी कि इन केस उसे कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जिसकी वजह से उसे तुरंत भागना पड़े। लेकिन फिर चौथी जो आवाज आती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थी। वो आवाज कुछ ऐसी थी मानो जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ आग में डाल दिया हो एंड वो जल रहे हो। उनके जलते वक्त चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एंड हैरानी की बात तो ये है कि कल के वक्त में एक्चुअली में ऐसा कुछ हो गया था, तो अभी भी ये आवाजें यहाँ से कैसे आ रही हैं? धीरे धीरे जो ये आवाजें लगातार आ रही थी, काफी सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की, ये आवाजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। उसके कानों के अंदर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये आवाजें पास आती जा रही हैं उसके। वो जो लोग चिल्ला रहे हैं वो पास आते जा रहे हैं उसके। वो अपनी बाइक पर बैठा बैठा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद। वो आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी उसके दिमाग के अंदर कि वो अपने कानों पर लिटरली ऐसे हाथ रख लेता है, लेकिन फिर भी वो जो आवाजें थी उसके दिमाग में गूंजे जा रही थी। उसके कानों में से लिटरली खून निकलने लग गया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपनी बाइक से ही नीचे गिर जाता है एंड वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो तड़प रहा था वो आवाजें सुन सुन के, इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी ये सिचुएशन। एंड यू नो, ये जो लड़का था 24-25 साल का, ये आगे क्या बताता है? ये बताता है कि जब वो नीचे गिर जाता है, जब वो आवाजें उसके दिमाग पर हावी हो ही रही थी, इतने में ही सब कुछ वापस से शांत हो जाता है। एंड जब वापस से अचानक से जब शांत हुआ एंड जब वो अपनी बाइक पर बैठा फटाफट, तो वो देखता है कि उसकी बाइक के बिल्कुल सामने वो पूरी की पूरी फैमिली जो कि इस हवेली के अंदर रहा करती थी वो खड़ी है आज भी। एंड उनका पूरा शरीर जला हुआ है, मुंह से लेकर नीचे पैरों तक। एंड सिर्फ जला हुआ शरीर एक ऐसी चीज नहीं थी जो उसने नोटिस करी। उसने ये भी नोटिस करा कि उनके बच्चे के हाथ नहीं है, उनके जो यहाँ पर जो मेन करता धरता रहता होता था घर का, उसका आधा शरीर पूरा का पूरा काला हो चुका है एंड उसकी स्किन जो है पील ऑफ हो रही है उसकी बॉडी से। उसकी जो वाइफ थी उसकी आंखें पूरी जल चुकी हैं। एंड ये सारा नजारा देखने के बाद वो बेहोश होकर वापस नीचे गिर जाता है। जब इस लड़के का होश सुबह के वक्त में अचानक से खुल जाता है, तब ये नोटिस करता है कि ये उसी जगह पर नहीं बेहोश हो रखा है जहां पर ये कल रात को हो गया था, उस हवेली के बिल्कुल सामने। ये किसी के घर में मौजूद है एंड कुछ गांव वाले इसको अपनी तरफ घेर कर बैठे हुए हैं। जैसे ये थोड़ा सा होश में आता है तो ये उठते ही अपनी कहानी जो भी इसने एक्सपीरियंस करा वो सारी की सारी गांव वालों को बताना शुरू कर देता है। सारे लोग इसकी ये कहानी सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं एंड उस आदमी को भी, उस व्यक्ति को भी बताते हैं कि कल देर रात के वक्त में ही अचानक से इनकी हवेली के अंदर, पूरी हवेली के अंदर आग लग जाती है। आग लगने का कारण अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया है एंड उस आग लगने की वजह से इनकी पूरी की पूरी फैमिली यहीं पर ही खत्म हो गई थी। एंड काम वाले उस लड़के से, उस हवेली से आते हुए ये वाला इंसिडेंट सुनने के बाद ये अपने अंदर पूरा पक्का कर लेते हैं कि ये जो जगह है ये पूरी की पूरी तरह शापित हो चुकी है। ये लोग तैयार नहीं थे इस दुनिया को छोड़ने के लिए, लेकिन एक हादसा इनको ये करने पर मजबूर कर देता है एंड उसी मजबूरी की वजह से शायद इस घर के आसपास भटकना भी सेफ बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वाले इंसिडेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं था कि चीजें शांत होना शुरू हो गई थी। उस गांव के अंदर अचानक से इस हवेली की वजह से
बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैलना शुरू हो गई थी। जो भी लोग उसके सामने से गुजरता था, जो कि गुजरना पड़ता ही था और कोई मेन रास्ता नहीं था, तो ये आवाजें उन्हें घेरना शुरू कर देती थी। एंड लोगों के घरों में बहुत सारी अजीब अजीब अनहोनियां अचानक से शुरू होने लग गई थी। रात के समय में कोई भी गांव वाला अगर अपने घर से बाहर घूम रहा है, चाहे वो इस हवेली के पास हो या ना हो, वो ये क्लेम करने लग गए थे कि उन्हें ये जले हुए लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही हैं। कुछ महीने तो गांव वाले लोग इस सब चीजों को इग्नोर कर कर रात के टाइम में बाहर ना निकल कर जल्दी अपना काम निपटा कर ऐसे कुछ नुस्खे अपनाकर इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक नया रास्ता भी बना लिया था कि उन्हें इस हवेली के आगे से ना जाना पड़े। लेकिन कुछ महीनों के बाद में एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे सभी लोगों को ये गांव पूरा खाली ही करना पड़ता है। ये जगह एक घोस्ट टाउन बनकर रह जाती है। एंड वो एक ऐसा इंसिडेंट था जब एक और ऐसे ही एक छोटा सा परिवार जो एक घर के अंदर रहा करता था, उनकी भी ऐसे ही डेथ हो जाती है। उनका भी पूरा घर जलकर राख हो जाता है एंड वो भी बचकर नहीं निकल पाते। एंड हैरानी की बात तो ये थी सबसे ज्यादा कि इनका तो बिल्कुल छोटा सा मिट्टी का टाइप का घर बना हुआ था एंड उस घर के अंदर एक गैस चूल्हे के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी वजह से आग वाला कोई हादसा ऐसा हो सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी एक घटना हुई जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है पूरे के पूरे गांव वालों के लिए। गांव वालों के पास नहीं थी कोई भी और जगह जाने के लिए, उनके पास कोई और तरीका भी नहीं था सरवाइव करने के लिए। वो इस जगह को नहीं छोड़ सकते थे। उनका सारा काम यहीं के आसपास में था, उनके घर यहीं पे थे, उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनकी बीवियां, सारा कुछ यहीं था। इसी वजह से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि इन सब चीजों से बचने के लिए वो बड़े बड़े तांत्रिक लोगों की हेल्प लेंगे। ऐसे ही एक तांत्रिक को वो बुलाते भी हैं। काफी दिनों तक पाठ पूजाएं चलती हैं उन आत्माओं को शांत करने के लिए। एंड बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद में ये जो चीजें थी कुछ शांत होने लग गई थी। एंड ये जो पाठ पूजाएं हैं आज के टाइम में भी हमारे गांव के अंदर डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन टाइम के इंटरवल्स के अंदर करवाई जाती हैं ताकि ये चीजें वापस होने ना शुरू हो जाएं। मैं भी इसी गांव के अंदर रहती हूँ एंड आज भी जब मैं इस हवेली को देखती हूँ, खासकर ये कहानियां सुनने के बाद, तो मेरे पैरों के अंदर लिटरली शेकिंग होना शुरू हो जाती है, कंपन होना शुरू हो जाती है। मैं वैसे तो इस जगह के आसपास बिल्कुल नहीं भटकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए जिनके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा डर भी लगता है कि ऐसी चीज हमारे साथ में ना हो जाए कभी। प्रतीक्षा के साथ में जो ये काफी ज्यादा हॉरर इंसिडेंट जो अकर हुआ था, जो कि अभी आप सुनने ही वाले हो, वो आज से करीब 1 साल पहले के टाइम पीरियड में अकर हुआ था। एंड इनकी जो फैमिली है वो ओरिजिनली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से मूव होकर कलकत्ता आई थी जब इनके ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे लेट 1980s के अंदर। यहाँ पर आने के बाद मेरे ग्रैंडफादर ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पहले एक सिगरेट फैक्ट्री हुआ करती थी। एंड ये सिर्फ 1 फ्लोर की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्होंने 2nd फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करवा दिया था। एंड 2nd फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट करवाया था वो भी हमने रहने के पर्पसेस के हिसाब से ही करवाया था, जिसकी वजह से फॉर ऑब्वियस रीजंस वो फर्स्ट वाले से काफी ज्यादा नया एंड काफी ज्यादा अच्छा भी दिखता होता था। मेरे को जो रूम अलॉट हुआ था वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 1st फ्लोर के ऊपर में ही हुआ था। एंड ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारी पैरानॉर्मल हैपनिंग्स एंड एक्टिविटीज होना शुरू हो चुकी थी। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ में ही सोया करती थी एंड उनका रूम भी 1st फ्लोर के अंदर में ही मौजूद था। यहाँ पर मूव इन होने के बाद से मेरे को हमेशा से इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अजीब वाइब्स आती होती थी एंड मेरे को ये चीज़ पता होती थी कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जिस रूम में हम सोया करते थे रात के टाइम में, मिडनाइट के टाइम में, अचानक से इस रूम के डोर के ऊपर हमें रैंडम नॉकिंग आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। एंड ये आवाज़ें एग्जैक्टली में तब आती थी जब रूम के अंदर कोई भी जाग नहीं रहा होता था, सब एकदम गहरी नींद में सो रहे होते थे। मैं अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा एक ब्रेव चाइल्ड थी एंड मैं इन सब चीजों से नहीं डरती थी, इनकी परवाह भी नहीं करती थी इतनी। एंड जब ये ऐसी आवाजें आती थी तो मैं जाकर चेक भी करने चली जाती थी। जब मैंने उस आवाज को आइडेंटिफाई करने का सोचा तो मुझे लगा कि कोई स्ट्रे कैट भी हो सकती है, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में बहुत सारी स्ट्रे कैट्स घूमती रहती थी। लेकिन हम सोने से पहले जरूर चेक कर लेते थे कि कोई कैट अंदर बंद तो नहीं हो गई है। एंड जिस दिन ये नॉकिंग साउंड्स आई थी उस दिन भी हमने डेफिनेटली किया था। मैं फिर भी ये बहादुरी दिखाकर गेट तक गई, लेकिन मेरे को गेट खोलना एक समझदारी वाली चीज नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने गेट के अंदर से जो थोड़ी सी जगह होती है वहां से पीक कर कर देखा। एंड जब मैंने ऐसा किया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, गेट के बिल्कुल सामने समवन इज स्टैंडिंग, क्योंकि मेरे को उनके पैर दिखाई दे रहे थे। वो नजारा देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि चोर टाइप का पर्सन हमारे घर में घुस गया है। मैंने फटाफट से अपने डैड को उठाया एंड उठाते वक्त मैंने बारी बार उनको
बोला कि कुछ भी मत बोलना, एकदम शांत रहना, हमारे गेट के बाहर कोई खड़ा है, लगता है मुझे कोई चोर वगैरह घुस गया है हमारे घर में। तो एकदम क्वाइटली वो अपने डैड को उठा देती हैं एंड जब उनके डैड उस गेट के नीचे से पीक कर कर देखते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा लाउड नॉकिंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं एंड वो इतना ज़्यादा क्लोज खड़े थे गेट के कि उन नॉकिंग साउंड्स को सुनते ही पूरी बॉडी में उन दोनों के शिवर्स आ गए थे। उन पैरों को नोटिस करने के बाद, उन आवाज़ों को नोटिस करने के बाद मेरे पापा ने सीधा गेट को बहुत तेज़ी से खोला, सामने जो भी था उसको कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन गेट खोलते ही वहाँ पर हमें कोई भी अनफॉर्चुनेटली देखने को मिला ही नहीं। मेरे फादर ज़्यादा कुछ बोले ही नहीं इस चीज़ पर, उन्होंने सारे गेट्स को अच्छे से वापस से रीलॉक कर दिया एंड सोने के लिए वापस चले गए। इस रात वाले इंसिडेंट के जस्ट 15-20 मिनट बाद ही जब चीज़ें थोड़ी शांत हो गई थी, हम वापस से सो चुके थे, तो वापस से ये नॉकिंग साउंड्स हमें सुनाई देने लग जाती हैं एंड इस बार मेरे डैड भी मेरे साथ में उठ गए थे एंड मेरे डैड ने बोला कि जस्ट इग्नोर दीज साउंड्स, सो जाओ, कुछ भी नहीं है। इस टाइम पर मेरे डैड का ऐसा रिएक्शन देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि वो मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव ह्यूमन बीइंग थे एंड उनको ऐसा डरा हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। लाइक इस बार तो वो खुद उठे भी नहीं बेड से अपने चेक करने के लिए कि कोई है या फिर नहीं गेट के बाहर। एनीवेज मिराकुलसली उस रात के बाद हमें ये सब चीज़ें वापस से काफ़ी टाइम तक देखने के लिए नहीं मिली। इस जगह पर रहते रहते आई फाइनली टर्न्ड 15 एंड मैं अब एक वो टीनेजर बन चुकी थी जिसको थोड़ी बहुत प्राइवेसी इस टाइम पर चाहिए होती थी। सो इसी चक्कर में मैंने अपने फादर को बोला कि क्या अब मैं अपना खुद का रूम ले सकती हूँ इस जगह के अंदर। तो मेरे डैड ने कहा वाई नॉट। मेरे ऑफिस रूम के पास में एक मिनी स्टोरेज एरिया है जहाँ पर एक छोटा सा बेड एंड काफ़ी बड़ी बुक शेल्फ भी है, तो वहाँ पर मैं आराम से रह सकती हूँ। मैं उस मिनी स्टोरेज रूम के अंदर अपनी जगह भी बना चुकी थी एंड मैं वहाँ पर रहने भी लग गई थी। लेकिन पहली रात में ही मेरे को यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें वापस से फील होने लग गई थी। मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी इस कमरे में एंड व्हाट आई वाज डूइंग वाज रियली बैड बिकॉज मैं पूरी रात बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल करती रहती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये जस्ट मेरे को एक गंदी आदत पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे शायद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि ये मेरे माइंड का एक तरीका था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पर सोने से। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर सोने की कोशिश करती थी या फिर मैं सो जाती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रैंडम आवाज़ में कोई बुलाता हुआ सुनाई देना शुरू हो जाता था। एंड नॉट इवन मी, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स के नेम कोई बहुत ही ज़्यादा विस्परिंग एंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी ईरी सी साउंड्स के अंदर कॉल आउट करना शुरू कर देता था आउट ऑफ नोवेयर। एंड ये विस्परिंग साउंड्स नाम वगैरह तो लेती ही थी सबका, लेकिन कभी कभार इन आवाज़ों के अंदर मैं ये भी सुन पाती थी कि वो मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सो चुकी हो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा सो चुके हैं। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई थी एंड मैं सब आवाज़ें सुन के कभी कभार उठ भी जाती थी। एंड मोस्टली ये जब चीज़ें होती थी तब सुबह के 3 बजे हुए होते थे एंड इतनी सुबह में देयर इज़ नो चांस कि कोई फैमिली मेम्बर सच में मेरे साथ में ऐसा कर रहा होगा या फिर मेरे को बुला रहा होगा। नो वन शुड बी कॉलिंग मी एट 3 AM फॉर नो रीज़न एट ऑल। एंड अगर बुला भी रहा होता तो अगले दिन उनको याद तो रहता कि हमने तुम्हें आवाज़ मारी थी। मुझे यूट्यूब वगैरह पर हॉरर कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड मैं सारा दिन ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर चुकी थी। तो आई थॉट कि शायद मेरा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा फॉग अप हो चुका है इन सब कंटेंट को देखने की वजह से एंड शायद इस वजह से ऐसे हेलुसिनेशंस मुझे हो रहे हैं। कई रात तो ऐसा भी होने लग गया था कि जब मेरे को ये आवाज़ें, ये विस्पर्स नहीं सुनाई देती थी एंड मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में समहाउ फॉल कर जाती थी उस रूम में, तब मैं रैंडमली उसी टाइम के आसपास 2-3 बजे सुबह के अचानक से उठ जाती थी क्योंकि मेरे को अपने पूरी बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स फील होना शुरू हो जाते थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मेरे उस स्टोरेज एरिया वाले रूम के कॉर्नर साइड में एक ऐसी जगह थी, वहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर आप जाकर उसके पास में खड़े हो जाओगे तो आज के टाइम में भी वहाँ पर आप फ्रेश सिगरेट्स की स्मेल को सूंघ सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली। एंड आई डोंट नो कि ये पॉसिबल कैसे था क्योंकि इस जगह को हम रेनोवेट कर चुके थे, इसके ऊपर भी एक फ्लोर था एंड यहाँ पर हम कब से रह रहे हैं एंड हमारी फैमिली में कोई ऐसे सिगरेट्स वगैरह पीता भी नहीं था। बट मैंने फिर से सारी चीज़ें इग्नोर करना ही सही समझा। वैसे भी अगर मैं ज़्यादा दिमाग लगाती इस पर तो मेरा ही दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता। मैंने बस सोचा कि शायद कोई मेड वगैरह या फिर कोई वर्कर टाइप का पर्सन इस जगह में आकर कोई स्मोक वगैरह कर गया होगा जिसकी वजह से ये स्मेल इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्पेशली आज की रात में। मैंने सोचा कि ये सारी मेरी ही गलती है, मैं इतनी ज़्यादा हॉरर एंड पैरानॉर्मल
पैरानॉर्मल चीज़ें सारा दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम पर देखती रहती हूँ एंड इट इज़ आई गेस इज़ अफेक्टिंग माई माइंड राइट नाउ। इतना सब कुछ जब मेरे साथ में होने लग गया था तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम का जो डोर है वो ओपन करके ही सोया करूँगी, बिकॉज इन एनी केस अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुपर नेचुरल या फिर बहुत ही ज़्यादा हैजार्डियस हो जाएंगी मेरे लिए तो मैं सीधा एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की तरफ भाग तो जाऊँगी। एंड अभी जो मेरे साथ में हुआ, मेरे इस डिसीजन की वजह से जो चीज़ मैंने देखी, दैट जस्ट वॉज वेरी वेरी पैरानॉर्मल। मेरा रूम का डोर जो था वो आधा बंद था एंड आधा क्लोज था एंड मैं अपने बेड पर बैठकर एज यूजुअल रात के टाइम में इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया बेसिकली स्क्रॉल कर रही थी। इतने में ही मैंने वहां पर एक चीज नोटिस करी। मैंने देखा कि समवन इज होल्डिंग माई डोर हैंडल एंड जब मैं ऐसा कर रही थी तो मेरे को एक चीज हल्की सी रियलाइज हुई। मेरे को एक गट फीलिंग आई कि मेरे डोर के पास में कोई खड़ा है एंड जब मैंने डोर की तरफ हल्का सा अपनी आई पीक कर देखा तो आई वॉज राइट। मेरे डोर के हैंडल को एक ब्लैक शैडोई सा हैंड पकड़ कर खड़ा हुआ था एंड वो जो भी चीज थी वो मेरे को एक आंख की मदद से पीक करते हुए घूरे भी जा रही थी एंड दैट आई वॉज डेफिनेटली नॉट ह्यूमन एट ऑल। आई थॉट ये सारी मेरी इमेजिनेशन है बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थी एंड काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें मेरे को इफेक्ट कर रही थी। बट दैट डे जब मेरे साथ में ये वाला इंसिडेंट हुआ था, उसी रात को जब मैं फॉल अस्लीप कर चुकी थी, तब अचानक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा फिर से गूज़बम्स आने लगे। मेरी आंखें खुल गई एंड जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे जस्ट ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फिगर बैठी हुई है। एक बहुत ही ज़्यादा घोस्टली सी फिगर जो कि एक ब्लूइश ग्रीनिश से कलर की थी। मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकती बट या इट वॉज समथिंग दैट आई वॉज नोटिसिंग। दैट फिगर लुक्ड ऑल वेट एंड मैं उसके भारीपन को महसूस कर पा रही थी अपने ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी चीज़ है वो जस्ट कहीं पर ड्राउन होकर यहाँ पर आई है। जिस तरीके से ये फिगर मेरी आंखों में देख रही थी, इट लुक्ड सो सैड एंड एंग्री। लेकिन मेरे को फिर से लगा कि ये सारी मेरी हेलुसिनेशंस हैं, मेरे माइंड के ट्रिक्स हैं। मैं कैसे ना कैसे करके हिम्मत करके अपनी बहादुरी दिखाकर वापस से सोने की कोशिश करती हूँ एंड इवेंचुअली सो भी जाती हूँ। नेक्स्ट नाइट कम्स, I was doing the same thing, half door open, half closed. I was lying on my bed and मैं वापस से Instagram रील्स वगैरह देख रही थी। बट तभी सडनली मेरा हेड बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। लाइक इतना एक्सट्रीम पेन मैंने यहाँ पर कभी भी नोटिस नहीं किया था। उस पेन के साथ साथ में मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आना अचानक से शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मेलाटोनिन एकदम बूस्ट कर दिया हो। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड दैट नाइट। उस टाइम पर मैंने किसी चीज़ को नोटिस नहीं किया, मेरे को कोई गूज़बम्स नहीं आए। बस दो चीजें मेरे साथ हुई एंड मैं कब सो गई एंड कब उठी मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे को ये जरूर पता चला कि जब मैं उठी तब मेरा बेड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से शेक कर रहा था। पहले मेरे को लगा कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेन रोड के एंड यहाँ से बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स गुजरते हैं तो हल्की फुल्की शेकिंग्स हमें नोटिस होती रहती हैं हेयर एंड देयर। तो आई थॉट कि कोई बहुत बड़ा व्हीकल गया होगा एंड वापस से इस वजह से मेरा बेड शेक कर रहा है। बट ये जो वाइब्रेशंस थी, ये जो शेकिंग्स थी, ये उस टाइप की बिल्कुल नहीं थी जो हम इतने टाइम से एक्सपीरियंस कर ही रहे थे। दिस वॉज समथिंग एल्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बेड के नीचे छुपकर जानबूझकर ऐसी चीज़ कर रहा है ताकि वो मेरे को यहाँ से फटाफट उठा सके। मैं उठ तो गई थी लेकिन मैं अपने बेड से नहीं उठी थी। मैं अपनी आंखें खोलकर वहीं पर ही बैठी हुई थी एंड सारी चीज़ें प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। फॉर अ मोमेंट द शेकिंग स्टॉप्ड एंड जैसी वो रुकी मैंने अपने पिलोज उठाए एंड मैं भाग जाती हूँ अपने पेरेंट्स के रूम में। सीधा वहाँ पर रश करती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती, बीच में पीछे मुड़कर भी नहीं देखती एक बार भी। यू नो द क्रेजी थिंग बॉस कि जब हम इस जगह पर मूव इन करने वाले थे तब पर्सनली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि पहले ये जगह एक सिगरेट और एक बीड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड बॉस कि जब मैं उस रूम को छोड़ चुकी थी एंड कुछ रात के लिए मैं डिसाइड करती हूँ कि अपने पेरेंट्स के रूम में सोऊंगी, तो मेरे को अपने पेरेंट्स के रूम में सोने के जस्ट पहले ही दिन मेरे को एक बहुत ही ज्यादा विविड एंड वियर्ड सा ड्रीम आता है एंड उस ड्रीम के अंदर मेरे को अपनी ही ये वाली जगह दिख रही थी, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही थी जो कि एक सिगरेट फैक्ट्री में कन्वर्ट हो रखी थी। सुबह उठकर मैंने अपनी मदर के साथ में ये वाली चीज शेयर करी कि मेरे को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा ड्रीम आया कि ये जगह पहले एक सिगरेट फैक्ट्री हुआ करती थी। सो माई मॉम सेड यस यू आर राइट, ये एक सिगरेट फैक्ट्री ही हुआ करती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट टिल डेट आई डोंट नो कि उस सिगरेट फैक्ट्री एंड वो सारी पैरानॉर्मल चीजें
जो भी हुई थी मेरे साथ में, इन दोनों का रिलेशन क्या है? क्या यहाँ पर ऐसी कोई ट्रेजिक डेथ हो रखी है जिसकी वजह से कोई इविल स्पिरिट इस जगह को हॉन्ट करती है, या फिर मे बी कोई लोग हैं यहाँ पर जो रात में घुस कर ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते होते थे? वेल, आई डोंट नो द आंसर टिल डेट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम क्लीन नाउ। मेरी मेंटल हेल्थ एक बार के लिए अफेक्ट हुई थी, बट आई एम रियली ग्लैड कि मैं इन सब चीज़ों को ओवरकम कर चुकी हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सारा कंटेंट जो मैं देखती थी वो भी मेरे को अफेक्ट कर रहा था, एंड आई वॉज गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ देयर। बट आई जस्ट प्रे कि जो चीज़ें मेरे साथ में हुई, जो चीज़ें मेरी फैमिली में हुई, वो कभी किसी को भी एक्सपीरियंस करने के लिए ना मिले। दैट थिंग वॉज जस्ट ब्रूटल। एंड प्रतीक्षा ने हमारे लिए भी, मेरे लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मैसेज छोड़ा हुआ था, एंड उस मैसेज के अंदर शी वॉज जस्ट प्रेइंग कि हम सब अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छा करें, हम अच्छे से जिएं, अच्छे से खुश रहें। ये जो वीडियो है अतुल नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी, तो थैंक यू सो मच अतुल फॉर शेयरिंग। अतुल अपनी स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं। ये उस रात की बात है जब काफी ज्यादा बादल हो रखे थे, मौसम बहुत ऐसा था जिससे तूफान आने वाला है। तमिलनाडु एंड कोडाई कनाल के पास में ऐसा मौसम अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। बट थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, एंड बारिश बहुत ही ज्यादा तेज थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बारिश के साथ साथ में बहुत ही ज्यादा तेज हवा भी चल रही थी, एंड इतनी ज्यादा तेज हवा थी कि आसपास की जो भी ग्रीनरी साइड में पेड़ वगैरह मौजूद थे उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक साउंड आ रही थी, बारिश एंड उस हवा की मिलकर। लोकल्स जो मेरे साथ में मौजूद थे वो जानते थे कि ऐसे मौसम के अंदर ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ तो नहीं है। हम लोकल्स के साथ में एक टूरिस्ट का ग्रुप भी था, एंड वो ये डिसाइड करते हैं सब मिलकर कि चलो हम ये बस ले ही लेते हैं। ये जो बस थी ये कोडाई कनाल से तमिलनाडु के ही एक छोटे गाँव जो पास में मौजूद था पलानी, वहाँ तक जाने वाली थी। भाई जब वो बस आई तो वो देखकर ही मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को नहीं जाना इसमें। वो जो बस थी बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी थी, टूटी फूटी सी दिख रही थी, पेंट वेंट हर जगह से निकला पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर चढ़ते ही ये बस खिंड जाएगी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी ये वाली बस। उस बस के अंदर जा रहे थे तो मैं भी उस बस के अंदर चला गया। जो भी टूरिस्ट वगैरह थे वो हडल टुगेदर करके अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, ड्राई रखने की कोशिश कर रहे थे। चढ़ते ही जो बस थी वो उन पहाड़ों के ऊपर वाली रोड्स के अंदर अब ट्रैवल करना शुरू कर दिया था उसने। जो ड्राइवर था ना, मैं उसको बारी बार नोटिस कर रहा था, एंड ड्राइवर का रिएक्शन बहुत ज्यादा पैनिक वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जल्दबाजी में है किसी चीज के। वो जो ड्राइव भी कर रहा था बस को वो भी बहुत रेकलेस कर रहा था, तेज चला रहा था। एंड ऐसे मौसम में मैं साइकिल तेज ना चलाऊं, ये बस इतनी ज्यादा तेज चला रहा था तो डर तो लग ही रहा था। सडनली जो उनकी बस है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े पोर्ट होल के अंदर जाकर भिड़ती है जो पानी से भर गया था, एंड बस वाले को दिखा नहीं। हमारी बस उस खड्डे के अंदर बचती है, तो जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे आराम से अपनी सीट के ऊपर, जिनमें से कुछ तो सो भी रहे थे, सोने की कोशिश कर रहे थे, वो अचानक से बहुत तेज झटके की वजह से उठ जाते हैं। कुछ तो इस झटके की वजह से नीचे भी गिर गए थे, इतना ज्यादा खतरनाक था वो पोर्ट होल। उस खड्डे से निकलते ही बस की जो लाइट्स हैं वो सारी की सारी बंद हो जाती हैं, एंड बस एक स्क्रीचिंग हॉल्ट यानी एक जगह पर आकर रुक जाती है, क्योंकि रात का टाइम था एंड बस के अंदर भी लाइट्स वगैरह बिल्कुल चल नहीं रही थी, बिकॉज उस खड्डे की वजह से बस में कुछ तो डैमेज हुआ था। तो इस वजह से हम पूरी के पूरे अंधेरे में जा चुके थे। जिन लोगों के पास फोन वोन था वो ठीक है, थोड़ा बहुत चला रहे थे फ्लैश लाइट्स वगैरह, लेकिन उसके अलावा पूरा अंधेरा ही था। एंड बस के अंदर बहुत ही जोरों शोरों से इस टाइम पर बारिश की, हैवी बारिश की साउंड्स विंडो से भिड़ते हुए, ऊपर रूफ टॉप से भिड़ते हुए आ रही थी अंडर। एंड ये नज़ारा एंड ये शोर सच में किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लग रहा था मुझे। बस वाला बस को शुरू करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बाकी सारे पैसेंजर्स आराम से अपनी सीट पर बैठकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही बाहर बस से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए एंड शिवर करते हुए ये लोग देखते हैं एंड सुनते भी हैं कि कुछ अजीब आवाज़ें बस के बाहर से आना शुरू हो गई हैं। ये आवाज़ें बारिश की नहीं थी, बारिश की साउंड सेपरेटली समझ आ रही थी, लेकिन ये कुछ और ही था। ये आवाज़ें कुछ ऐसी थी जैसे उन विंडोज़ को कोई स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हो एंड कोई चीज़ अंदर आने की कोशिश कर रही थी। जितने भी मेरे आसपास के पैसेंजर्स हैं एंड इवन मी, हम सारे इन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन सबके चेहरे ये बता रहे थे कि कोई भी इस फीलिंग को शेक ऑफ नहीं कर पा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर
दूर है एंड ये रात जितनी ज्यादा डार्क थी उनके लिए उससे भी ज्यादा डार्क साबित हो रही थी। सडनली बस ड्राइवर ने इतनी देर ट्राई करने के बाद बस को शुरू कर ही दिया। पैसेंजर्स जो थे थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ उन्हें मिली बिकॉज लाइट्स वगैरह वापस आ गई थी एंड वो सारे ये सोच रहे थे कि जो नाइटमेयर उन्होंने पिछले 15-20 मिनट के इस हॉल्ट में देखा वो अब शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बस चलना शुरू हो जाती है तो जितने भी लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे वो ऑलमोस्ट चिल्लाते चिल्लाते रह गए बिकॉज वो नोटिस करते हैं कि एक फिगर बस के बिल्कुल बाहर भाग रही है। रात के अंधेरे की वजह से ढंग से नहीं देख पा रहे थे लेकिन नोटिस कर रहे थे वो कि कुछ तो अजीब है जो उनके बस के साथ में भाग रही है एंड बस कितनी ही तेज क्यों ना चल रही हो वो बस की स्पीड के साथ में अपनी स्पीड आराम से मैच कर पा रही थी। वो फिगर जो थी लंबी सी थी, बहुत ज्यादा पतली सी थी, उसके लंबे से हाथ थे, लंबी सी लातें थी, उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड सा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हॉरर मूवी का प्रॉप हमारी बस के साथ में ऐसे चल रहा है। उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी, जितनी ज़्यादा आंखें जानवरों की चमकती हैं अंधेरे में लाइट पड़ने पर उससे भी ज़्यादा चमक रही थी इस चीज़ की आंखें। मैंने बोला था ना आपको कि पैसेंजर्स एंड इवन मी ये नज़ारा देखने के बाद अपनी चीख अंदर दबाए बैठे थे, लेकिन जब सबने उसकी आंखें देख ली थी, चमकती हुई वो आंखें, तो कितने सारे लोगों ने तो चीखें मारना शुरू कर ही दिया था। जो ड्राइवर था इन लोगों की चीखों से एंड मेरी चीखों से भी इनफैक्ट उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे शायद पता था कि यहाँ पर ये चीज उनका स्वागत करने हमेशा आती है अगर आप इस टाइम के ऊपर, उसके टाइम के ऊपर यहाँ पर इस जगह के अंदर घूमना शुरू कर दोगे तो। जैसे जैसे हमारी वो बस चल रही थी वैसे वैसे वो फिगर भागे ही जा रही थी, उसका स्टैमिना खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड ये नज़ारा देखने के बाद हम सब समझ तो गए थे कि ये कोई नॉर्मल इंसानों के लायक बनी हुई चीज़ नहीं है, ये कुछ और ही है, मे बी आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मे बी डायरेक्ट फ्रॉम द हेल, कुछ तो ये हो रही था। भागते भागते वो फिगर एक बार को तो ऐसा भी करती है कि वो अपने लंबे हाथ मेरे जस्ट आगे वाली सीट के खिड़की के ऊपर ही चिपका लेती है एंड अपना हाथ वहाँ पर रखे रखे ही हमारे साथ में भाग रही थी। जब ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी तब तो मैं छोटा ही था, तो सोचकर देखो कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। हमारी खिड़की से वो चीज़ इतनी ज़्यादा पास थी कि हमें कई कई जगह पर तो उसकी ब्रीदिंग की लाउड साउंड्स भी आ रही थी एंड उसके हंसने की वो हॉन्टिंग इविल लाफ्टर, ओ माय गॉड, वो भी आज भी मेरे कानों के अंदर गूंजती है तो मेरे को गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो जो फिगर थी फाइनली एक जगह पर आकर डिसअपीयर हो जाती है। कहाँ जाकर वो फिगर डिसअपीयर हो जाती है? जब बस एक डेजर्टेड से गैस स्टेशन के ऊपर रिफ्यूलिंग के लिए रुकती है। ड्राइवर जो था फटाफट पैनिक के अंदर बस से बाहर निकलता है एंड अपने टैंक को फिलअप करना शुरू कर देता है। जितने भी पैसेंजर्स थे खुद सारे हडल अप करके ही रह रहे थे, कोई एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा था। सारे लोग जब बस उस गैस स्टेशन पे रुकती है तो उसी फिगर के बारे में, उसी इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। बस जैसे ही रिफ्यूल करके वापस चलना शुरू करती है तो वो अनजान फिगर हमारा पीछा फिर से करने लग जाती है। इस बार वो हमारे साथ नहीं थी, लेकिन हमारे बस की छत के ऊपर से बहुत ज़्यादा तेज किसी के कूदने की आवाज़ें आ रही थी एंड हम तो सारे अंदर थे बस के एंड कोई इतना पागल तो होगा नहीं कि इतनी बारिश में और ऐसे मौसम में कोई ये करने लग जाएगा ऊपर जाकर। तो हम समझ गए थे कि वो ही फिगर है जो बिल्कुल हमारे साथ थी, अब हमारे बस के ऊपर है, क्योंकि अब हमारे साथ में कोई नहीं था, सिर्फ ऊपर से आवाज़ें आ रही थी। जब जैसे जैसे वो कूदना बंद करता था वैसे वैसे उसकी बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग इविल लाफ्टर आने लग जाती थी, हमें सुनने लग जाती थी। उसकी सांस लेने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज थी, वो भी हमें सुन रही थी। पैसेंजर्स थे इस टाइम पर तो बस ड्राइवर को बस बैक कर रहे थे कि भैया प्लीज़ आप हमें सेफ्टी तक ले जाओ, हम बस यहाँ पर मरना नहीं चाहते, वो जो भी चीज़ है हम जानना भी नहीं चाहते वो क्या है, बस हमें सेफ्टी तक ले जाओ, उस चीज़ से हमें दूर ले जाओ। बट बस ड्राइवर हमारी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मेंटल स्टेट को बिल्कुल खो चुका है। वो अपनी आंखें ब्लिंक करे बिना ही बस चलाए जा रहा है बस। ऐसा लग रहा है कि वो पोजेस हो गया है किसी चीज़ की वजह से। उसकी जब इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग देखकर बहुत सारे पैसेंजर्स कंप्लेन कर रहे थे कि बस को रोको, तब भी ही वाज जस्ट स्टेयरिंग आउटसाइड ऑफ द बस एंड रुकने का वो नाम ही नहीं ले रहा। जब बस ड्राइवर की ऐसी हालत देखी तो हम भी समझ गए थे कि देयर इज़ नो वे आउट। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो पेट्रोल वापस ख़त्म होने का या फिर बस वापस से कहीं जाकर रुकती है अपने आप, तो उसका इंतज़ार हम कर रहे थे। इस टाइम पर अब बस के अंदर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सब बस
चैंट्स कर रहे हैं, अपने अपने भगवानों को वो सारे लोग याद कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे ये जो बस थी माउंटेन्स के अंदर डीप जाती गई, विंडोज अपने आप ही फॉग अप होना शुरू हो गई थी। जबकि इतनी बारिश में फॉग ऐसे इकट्ठा होना इज नॉट पॉसिबल, पानी फॉग को उसी टाइम निकाल देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। फॉग के अंदर भी अजीब सिंबल्स बने हुए आ रहे थे। उन सिंबल्स की क्या रिजेंबलेंस थी किसी को कुछ भी नहीं पता था। एंड जब वो सिंबल्स अपीयर होने लगते हैं तो कुछ पैसेंजर्स उठकर ये बोल रहे थे कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही हैं? कुछ ये बोल रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इवन दो सब अच्छे से पैक्ड थे, कंबल वगैरह भी ओढ़ रखे थे, सबने अच्छे मोटे कपड़े भी पहन रखे हुए थे। एंड कुछ का इवन ये भी दावा था, एंड इवन मेरे को भी ऐसा फील हुआ था, फिंगर की टचेज हो रही हैं एंड वो जो उंगलियां हैं वो गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी हैं एंड वो ऐसे रन डाउन कर रही है हमारे स्किन के ऊपर। वो समझ गए थे कि जो चीज पहले बाहर थी फिर ऊपर आई, अब कहीं ना कहीं बस के अंदर ही है, उन्हें दिखाई नहीं दे रही। उन सबको यही फील हो रहा था कि ये जो भी इविल प्रेजेंस है उन्हें बस टॉर्मेंट कर रही है। एंड ऐसा सच में था भी। अब सारे लोग बहुत तेज तेज गॉडली मंत्रास को रिसाइट करने लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इविल को हराने का एक ही तरीका है एंड दैट इज द गॉड, द पॉजिटिव साइड। 5 से 10 मिनट शांति हुई थी बस के अंदर, लेकिन फिर इतनी देर के बाद में चीजें और भी ज्यादा खतरनाक साबित होना शुरू हो गई थी। जो ड्राइवर था उसकी आंखों में से पानी आ रहा था, पूरी आंखें लाल थी बिकॉज वो आंखें ब्लिंक ही नहीं कर रहा था। एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पर बस को रोड पर रखने के लिए। बस बहुत ज्यादा डगमगा रही थी एंड हमें फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर होने वाला है। एंड मौसम कोई गर्म नहीं था, मौसम ठंडे में ही मैं काउंट करूंगा कि ठंडा ही था। एंड स्टिल जो बस ड्राइवर था उसकी पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। सडनली वो होता है जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। हमारी बस एक बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थर को हिट करती है। हिट करते ही वो माउंटेन से नीचे रोल करते हुए आती है। जितने भी लोग मौजूद थे बस के अंदर वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे एंड सबको ये लग रहा था कि उनका अंत अब पास ही है। जैसे जैसे पत्थरों एंड पेड़ों के बीच में से हमारी बस गिरते गिरते नीचे जाए जा रही थी, वैसे वैसे सभी पैसेंजर्स बस अपनी आखिरी चीजों को याद करने लग गए थे। जब बस फाइनली एक जगह पर आकर रुकती है तो बस जो थी एकदम उल्टी जाकर लैंड होती है। हमारा जो सर था वो अब हम बस की छत पर टकरा रहा था। बस के इमरजेंसी विंडो से जब हम हिम्मत करके बाहर निकले तो हमने देखा बस तो उल्टी पड़ी है लेकिन उसके पहिए अभी भी घूम रहे थे, विच मीन्स कि हम ज्यादा देर तक अनकॉन्शियस नहीं पड़े थे बस के अंदर। सारे लोगों को देखो बस से तो निकालना ही था, चाहे जिंदा थे, इंजर्ड थे या हेल्दी थे, उनको बस से तो निकालना ही था बिकॉज हमें ऐसा लग रहा था कि बस कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। जैसे ही हम सारे खड़े होते हैं एंड उस पहाड़ी को देखते हैं जहाँ से हमारी बस नीचे गिर गई थी, तो वहाँ पर वो ही फिगर हमें वापस से नोटिस होती है। इस बार उसका रंग भी फील हो रहा था, ग्रेइश ब्लैकिश से टोन की वो फिगर थी। उसकी आंखों की वजह से हमें पता चल रहा था कि वो वहीं खड़े होकर हमारे को देखकर हंस रही है। उसकी इविल लाफ्टर अभी भी इतना नीचे खड़े होने के बावजूद भी एको हो रही थी एंड पता लग रहा था कि वो जो भी प्रेजेंस थी वो यही चाहती थी कि हमारे साथ में ऐसा ही हो। मुझे पहले तो ऐसा लगा था कि काफी सारे लोगों की डेथ भी हो गई होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी मरा नहीं था। इंजर्ड हुए थे काफी सारे लोग लेकिन कोई मरा नहीं था एंड लोग खुश थे कि कम से कम उनकी जिंदगी तो बच गई। लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो इसी जगह के आसपास में भटकते रहे तो वो जो भी इविल प्रेजेंस उनको इतनी देर से फॉलो कर रही है वो उन्हें ज्यादा देर तक जिंदा रहने नहीं देगी। हमारे फोन्स वगैरह अभी भी वर्किंग थे तो हमने इमरजेंसी नंबर जितने भी थे सब पर कॉल मिला दिया एंड ये घटना उनको बताई। एंड फॉर्चुनेटली कुछ ही टाइम में इमरजेंसी सर्विसेज हमें रेस्क्यू करने आ भी गई थी। सारे बातें यही हो रही थी कि हम कभी बस ही नहीं लेंगे, हम इस जगह पर कभी आएंगे ही नहीं। कोई लोग गुस्सा दिखा रहे थे, कोई लोग अपना डर दिखा रहे थे, अजीब एंड मिक्स्ड इमोशंस चल रहे थे। आई वॉज जस्ट साइलेंट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। बहुत साल बीत जाने के बाद में भी जो कोडाईकनाल का ये जो हॉरर इंसिडेंट था इसके ऊपर डिस्कशंस कभी भी खत्म नहीं हुए। ओब्वियसली आसपास की जगहों के अंदर, अर्बन लेजेंड, फोकलोर्स के अंदर ये चीज, हमारी ये स्टोरीज बहुत ही ज्यादा रिनाउंस होने लग गई थी एंड काफी सारे लोगों का ये कहना था कि जितने भी लोग इस बस के अंदर बैठे थे दे वर कर्स्ड बाय एन एशिएंट इविल जो कि उस स्टॉर्म की वजह से अवेक हो गया था। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो जो फिगर थी वो स्ट्रेट एक डीमन थी। कुछ लोगों ने अपने दावे ये बोले कि वो एक वेंचफुल स्पिरिट थी जो कि उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसकी नींद वहां पर खराब करी एंड दोस पीपल वर अस। लेकिन रुको रुको रुको, अगर आपको लग रहा है कि ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर भी खत्म हो गई है तो नहीं, यू आर रॉन्ग। अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है स्टोरी के अंदर।
उस बस वाले इंसिडेंट के कुछ मंथ्स टप जाने के बाद में बहुत ही अजीब चीजें पलानी के टाउन के अंदर भी घटित होना शुरू हो गई थी। पीपल हमेशा रिपोर्ट करने लग गए थे कि उन्होंने शैडोवी फिगर्स को इधर से उधर बहुत ही इंसेन लाइक टेलीपोर्ट वाली स्पीड के अंदर मूव होते हुए देखा है। माउंटेन्स के अंदर जब भी लोग ट्रैवल कर रहे होते थे, नो मैटर कि वेदर कितना ज्यादा शांत है, तब भी उन्हें वो इविल लाफ्टर जो उस फिगर की थी उन्हें सुनाई देने लग जाती थी। बहुत सारे रूमर्स ये भी फैल रहे थे कि इन पहाड़ों के बीच में जो अबेंडन टेम्पल्स एंड केव्स वगैरह है, यहाँ के अंदर बहुत स्ट्रेंज एंड डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं। एंड कई लोगों ने तो मेरे टाउन के अंदर ये भी क्लेम किया है कि जो फिगर मैं उनको बताता होता था, वो ग्रेइश टॉल थिन सी फिगर, उन्होंने भी फाइनली वो देखी है। बहुत सारे जो लोकल बिजनेसेस थे वो इसी डर की वजह से रात तक नहीं रुकते थे। उन्हें डर लगने लग गया था अपनी दुकान रात तक खोलने के लिए। वो जल्दी अपनी दुकान मंगल करके घर चले जाते थे। जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इन स्टोरीज को बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, क्योंकि अब ये जो कहानियां थी 1, 10, 20 लोगों के मुंह से नहीं आती थी, हजारों लोग इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके थे। कोई भी एविडेंस फाउल प्ले का मिला ही नहीं। एंड हाँ, एक चीज तो मैं मेंशन करना भूल ही गया, जब हम सारे उस बस के अंदर से निकले थे उस एक्सीडेंट के बाद, तो बस ड्राइवर जो था वो बस के अंदर था ही नहीं। उसके बाद उसकी बॉडी भी कभी नहीं मिली। एंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो बस ड्राइवर उस इविल स्पिरिट का भेजा हुआ कोई रूप था, वो असली में कभी हमारे साथ मौजूद ही नहीं था। जितने भी लोकल लोग हम साथ में थे उस एक्सीडेंट के बाद से, हम आपस में ये बात भी करते होते थे कि हमें बहुत ज्यादा बुरे सपने आना शुरू हो गए थे उस इंसिडेंट के बाद से। हमें काफी बार ऐसा फील होने लग गया था कि हमें कोई ना कोई किसी जगह से लगातार घूरे जा रहा है। कुछ लोग तो इस मिस्ट्री से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे कि इस हॉरर को अनकवर करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही दाव पर लगा दी। एंड उनकी शायद तपस्या काम भी आई हम लोगों के लिए, बिकॉज वो जो लोग थे वो लोकल प्रीस्ट के पास गए, अलग अलग शमान्स के पास गए, एंड न जाने कितनी सारी उन्होंने पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह पढ़ी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ी, इस उम्मीद में कि वो उस इविल को कोडाई कनाल के उन पहाड़ों से हमेशा के लिए निकाल कर फेंक देंगे। इन द एंड द ओनली वे जो उन लोगों को लास्ट में इन सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद मिला, वो ये था कि उस इविल एनकाउंटर से हेड ऑन जाकर बात करें। दोस लोकल पीपल ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ ब्रेव वॉलंटियर्स एंड टुगेदर वो उस पहाड़ को चढ़ना शुरू हो गए थे जहां से वो बस क्रैश होकर नीचे गिर गई थी। उस पहाड़ के अंदर विगरसली रिसर्च करने के बाद वो एक बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर डिस्कवर करते हैं जो एक बहुत ही थिक से फॉरेस्ट के पीछे बना हुआ था। वो जो मंदिर था एक फॉरगटन गॉडेस के नाम पर बनाया गया था, जो कि बोला जाता है कि धरती से बैनिश हो गई थी अपनी डार्क डीड्स की वजह से। जो वॉलंटियर्स थे वो एक रिचुअल वहां जाकर परफॉर्म करते हैं एंड वो जो इविल गॉडेस थी उनसे बात करने का, उन्हें समन करने का ट्राई करते हैं। घंटों तक उन्होंने उस जगह पर कैंडल्स वगैरह लगा रखी थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए इंसेंसेस लगा रखे थे, एंड न जाने कितने सारे मंत्रास, प्रेयर्स वहां पर लाउडली गाए गए, इस उम्मीद में कि शायद वो जो इविल गॉडेस हैं उनकी बात सुनने के लिए उनके सामने हाजिर हो जाएंगी। सडनली अ मैजिक हैपेंड। उस मंदिर की दीवारें बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी एंड उन वाइब्रेशंस के थ्रू हमें एक एकोइंग साउंड सुनाई दे रही थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन गॉडेस की ही थी। वो जिस भाषा में बात कर रही थी वो किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, एंड ये कोई भी इंडियन भाषा नहीं थी। इट वॉज अ लैंग्वेज जो कि मे भी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन हमने कभी ऐसा कोई वर्ड ही नहीं सुना था। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सारे बोल रहे थे कि हमें उस शक्ति की पावर फील हो रही थी। दे न्यू कि वो सुन रही है उनकी बातें। एंड जो वॉलंटियर थे उनकी बात को हाँ बोला गया या ना बोला गया उन्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं लगता। वो बस शांति के अंदर बैठे हुए थे। वो अचानक से एक बहुत ही ज्यादा तेज बिजली गिरने की आवाज सुनते हैं। कहीं पर भी बिजली गिरी नहीं थी, वो बस आवाज सुनते हैं एंड वो आवाज हमारे टाउन तक भी आई थी। इतनी ज्यादा तेज थंडर साउंड थी वो। एंड उस आवाज की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि जिस जमीन पर वो बैठे हैं वो बहुत ज्यादा शेक कर रही है, वो टूट के बिखर जाएगी, इतनी ज्यादा शेक कर रही थी, ऐसा लग रहा था भूकंप आ रहा है वहां पे। इतने में ही दे लुक्ड अप, जैसे वो ब्राइट लाइट जो कि टेंपल के ऊपर शाइन कर रही थी, एंड वो जो ब्राइट लाइट थी पूरे जंगल को ही इवेंचुअली कवर करने लग गई थी। तो वो लोग समझ गए थे कि इस गॉडेस ने उनकी बात मान ली है, हम लोगों को अब ये इविल स्पिरिट्स एंड वो परेशान नहीं करेंगी। जो फॉरेस्ट था वो भी बहुत ज्यादा क्लियर एंड पॉजिटिव वाइब्स देने लग गया था। एंड यहाँ पर इन लोगों ने एक और चीज भी नोटिस करी विच वाज वेरी टेरिफाइंग। वो नोटिस करते हैं कि वही फिगर जो हमारे बस हॉरर वाले इंसिडेंट के साथ में थी वो अब उसी जगह के पास में ग्राउंड पर एकदम मोशनलेस पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो फिगर बस अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर ले रही है। शायद गॉडेस की शैडो में पल रही ये फिगर जो थी अब गॉडेस के जाने के बाद एकदम किसी काम की नहीं रही। एंड अब लोगों को बिलीव हो गया था
इस फिगर को ऐसी हालत में देखकर कि कोडाई कनाल के ऊपर जो ये इविल का प्लैग इतने टाइम से छा रहा था वो फाइनली अब खत्म हो गया है। वॉलंटियर्स जो थे हमारे टाउन के अंदर वापस आ जाते हैं एंड उन्होंने ब्रीफली स्टोरी को बताया जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करी। जो टाउन था वो स्लोली स्टार्टेड टू रिकवर, जो भी बिजनेस वगैरह थे वो भी अब फल फूल रहे थे, घर भी अच्छा खासे चला रहे थे लोग अपने। जितने भी लोग मौजूद थे इस पूरे हॉरर इंसिडेंट के अंदर ये इस इविल प्लैग को कभी नहीं भूलेंगे जो उस बस इंसिडेंट से शुरू होकर ना जाने कितने सालों तक लोगों के दिल में बैठा रहा। भाई सच में क्या क्रेजी स्टोरी थी यार, इतना कुछ झेल लिया इनके टाउन वालों ने, इतना कुछ हो गया एंड स्टिल दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो हेड ऑन विद दैट थिंग। मतलब यही होती है यार ब्रेवनेस। मतलब हमें ना कभी कभार खड़ा होना पड़ता है ऐसी ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए लगता हो मे बी अंदर से डर लगता हो कि हम केपेबल नहीं है इतना ऐसी चीज करने के लिए, लेकिन यू नो पुश करोगे ना खुद को तभी समझ आता है कि हम कितना ज्यादा केपेबल है। ये बात हमारे गांव की है जिसका नाम है वैजापुर, जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ये वाली बात करीब आज से 5 साल पहले की है। हमारे गांव में 2 बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त रहते होते थे, जिनमें से एक का नाम था गोपाल और एक का नाम था हरी। गोपाल जो थे वो काफी ज्यादा अलग से ही टाइप के पर्सन थे एंड काफी ज्यादा डेयरिंग से भी थे। वो उनको जो काम बोलो वो करने के लिए तैयार हो जाते थे एंड डर नाम की चीज तो उनके अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन कभी कभार वो अपनी इसी डेयरिंग बिहेवियर की वजह से लोगों के बीच में काफी ज्यादा टांग भी अड़ा देते थे। लेकिन एनीवेज वो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे एंड किसी का बुरा नहीं सोचते होते थे। लोगों की हेल्प करना तो गोपाल की एक और सबसे बड़ी खासियत भी थी जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा पसंद करा जाता था उस गांव के अंदर। गोपाल एंड हरी को इन सब चीजों के अलावा घूमना फिरना भी बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये लोग अक्सर जहां पर भी जाते थे ये लोग साथ में ही जाते थे एंड काफी सारी जगहों को इन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लोर भी किया हुआ है। एक बार फिर से ऐसा ही होता है, ये लोग सोचते हैं कि अपने काम से एक दिन की छुट्टी ले लेंगे एंड छुट्टी लेने के बाद इनका मन था कि किसी आसपास के जंगल साइड एरिया में जाकर कैंपिंग वगैरह करने वाली एक ट्रिप मार के आएंगे। इनके प्लान बहुत ही ज्यादा अचानक बनते थे एंड ये वाला भी कुछ ऐसा ही था। इन्होंने फटाफट अपना सामान वगैरह पैक भी कर लिया था प्लान बनाने के बाद एंड अपनी खुद की गाड़ी लेकर ही ये निकल भी पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे गांव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ज्यादा सुनसान सा जंगल वाला इलाका है जहां पर ये लोग पहुंच गए थे एंड इतना ज्यादा सुनसान है कि आसपास जानवरों तक के भी नामो निशान इस जंगल वाले एरिया में नहीं पाए जाते हैं बहुत आसानी से। उन दोनों को इस जगह के बारे में पता था ऑब्वियसली, क्योंकि वो आसपास के ही लोग थे एंड वो दोनों निश्चिंत थे कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों इतने ज्यादा गहरे दोस्त थे कि आप खुद सोच सकते हो कि 60 किलोमीटर की ड्राइव इनको बिल्कुल भी लंबी नहीं लगती थी, क्योंकि ये बातें करते करते कहीं पर भी पहुंच जाते थे। पूरी सड़क पर जिस सड़क से ये ट्रैवल करके आए हैं उस पूरी रोड पर एक भी व्हीकल इनको अपने अलावा नहीं दिखा था। अपनी डेस्टिनेशन के पास में इनको एक घाटी टाइप का एरिया देखने को मिलता है जहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अपनी गाड़ी को रोकेंगे एंड अपना सारा सामान अनपैक कर लेंगे। सारा सामान अनपैक करने के बाद इन्होंने एक छोटा बोन फायर जलाकर अपने कैंपिंग का सामान वगैरह रखकर वहां पर ड्रिंक्स वगैरह पीना एंजॉय भी करने लग गए थे। लेकिन फिर इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी एंड इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं चला कि कब लगभग रात के 3 भी बज चुके थे। जब उन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुके हैं तो वो सीधा वहीं पर ही सो जाते हैं एंड अगले दिन दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास में जाकर सीधा उनकी नींद खुलती है। जब गोपाल उठे तो उन्होंने हरी को बोला कि उसको अपनी पूरी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा इचिंग फील हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आसपास मैं कहीं नहाने की जगह ढूंढता हूँ एंड वहां पर जाके मेरे को एक बात लेनी पड़ेगी इस इचिंग से छुटकारा पाने के लिए। तो हरी बोलते हैं कि मेरे साथ भी सेम ऐसा सही हो रहा है, मे भी काफी छोटे मोटे जानवरों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो सुबह उठते ही ये फाइनली किसी नदी वगैरह की तलाश में निकल जाते हैं जो कि आसपास में इनको पता था कि मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल इनकी नजर में नहीं आ रही थी। वो इस जगह पर ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा इधर उधर गुम गए थे। तो हैरी ने गोपाल को बोला कि लगता है कि आज हमें पानी नहीं मिलने वाला एंड गोपाल ने भी इनकी बात से एग्री करते हुए यही बोला कि मुझे भी यही लग रहा है एंड हमें शायद वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों नदी की तलाश में बिना पॉइंट्स को मार्क करे कि ये कहां पर जा रहे हैं कहीं पर भी चल दिए एंड वापस आते हुए ये अपना रास्ता एकदम ही भटक गए एंड इनको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी कि जाना कहां पर है। लेकिन इनको थोड़ा सा आइडिया था कि मेन रोड किस तरफ है, तो ये मेन रोड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली थोड़ी देर की वॉक के बाद इनको मेन रोड दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे इन लोगों को मेन रोड मिली तब तक हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग एक गलती कर देते हैं।
जहाँ पर इनका कैंप लगा हुआ था ये बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा जिनके पास में कुछ पॉइंट्स थे ही नहीं कि इनको जाना कहाँ पर है। लेकिन जब ये दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो अचानक से इनको पानी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसको फॉलो करते करते ये एक लेक साइड तक पहुंच भी गए थे। लेकिन पानी की आवाज़ आने के बाद भी अब भी इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस जगह की तलाश करें एंड अपने नहाने वगैरह का जो भी सीन था उसको कंप्लीट करें। अंधेरा इस टाइम पर ऑलमोस्ट पूरा छा चुका था एंड वो लोग अपने टेंट को ढूंढने की ही कोशिश करे जा रहे थे। वो अपने टेंट की तरफ से बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे एंड वो ना चाहते हुए भी उसी पानी की तरफ जा रहे थे जिसकी आवाज़ें इनको थोड़ी थोड़ी आ रही थी। उस जगह पर जाते जाते फाइनली ये एक पुली की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरी की पूरी कुछ रिवर्स, वुड्स एंड जंगल के सुनसान एनवायरनमेंट के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो उस पुल के पास पहुंच गए थे तो वहां पर उनको बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी एंड उसी पुली की रेलिंग पर वो जाकर बैठ भी गए थे एंड तभी उन्हें भेड़ियों वगैरह की रोने की आवाजें काफी तेज आने लगती हैं। वो आवाजें सुनने के बाद वो दोनों डर के मारे खड़े हो गए एंड इतनी अंधेरे के अंदर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने अपने ऊपर देखा कि एक काले रंग का पक्षी उनके ऊपर मंडरा रहा है एंड काफी ज्यादा अजीब से गोल गोल मैनर के अंदर उनके ऊपर उड़ रहा है, मानो जैसे वो पक्षी इन लोगों को संदेश देना चाह रहा हो कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो एंड जो मर्जी करो यहाँ से तुरंत चले जाओ। लेकिन गोपाल इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा थक गए थे एंड उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन करने की। तो वो हरी को बोलते हैं कि थोड़ी देर मेरे को यहीं पर ही बैठने दो, ऑलरेडी मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना चाहूँगा। हरी ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है तुम कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की ही आंख लग जाए एंड कोई मुसीबत में फंस जाए वो दोनों। हरी के ऐसा बोलने के कुछ ही देर बाद भी द शॉकिंग नाइटमेयर जो ये लोग फील करने वाले थे वो अब शुरू होने वाला है। हरी अचानक से अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करके ये देखते हैं, कोशिश करते हैं फोकस करने की, तो उन्हें ये दिखना शुरू हो जाता है कि गोपाल के पीठ पीछे अंधेरे की तरफ से उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी इतने सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेली खड़ी हुई नजर आती है। एनीवेज हरी उसकी ब्यूटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा था, वो उस लेडी को ऐसी जगह पर अकेला देखकर और भी काफ़ी ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है। एंड अचानक से अगर तुम्हें सुनसान एरिया में अपने अलावा कोई और दिखेगा वो भी ऐसे समय पर, तो डेफिनेटली डर तो लगेगा ही ना। गोपाल नीचे रेलिंग पर बैठे बैठे हरी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरी जो थे ऑलरेडी उस लेडी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में जा चुके थे एंड वो कुछ भी बोल ही नहीं रहे थे। इतने में गोपाल थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि हरी जवाब नहीं दे रहे थे एंड जब उन्हें पता चला कि हरी जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तो तब तक सिचुएशन और भी ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गई थी। हरी उस लेडी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं एंड गोपाल भी अब उस लेडी को देख पा रहे थे एंड जब तक गोपाल ने भी उस लेडी को देखा तब तक वो उसी पुल्ली की रेलिंग पर चढ़ चुकी थी। पुल्ली की रेलिंग पर चढ़ी तभी वो दोनों हिम्मत करके उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन तब तक वो पानी के अंदर जा चुकी थी, कूद चुकी थी उस रेलिंग के ऊपर से। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचे तो गोपाल एंड हरी ने नीचे देखा एंड नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि जिस लड़की ने अभी छलांग मारी है वो पानी में जाने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। गोपाल ने सोचा कि हमें इस लेडी की मदद डेफिनेटली करनी चाहिए, तो इसी वजह से उन्होंने सीधा अपनी शर्ट निकाली, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचा, देन वो रेलिंग पर चढ़े एंड सीधा पानी के अंदर जंप मार दी। हरी ने गोपाल को काफी ज्यादा टोका, इवन उसका हाथ भी पकड़ लिया बहुत जोर से कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, शी इज ऑलरेडी गॉन, शी मेड हर चॉइस, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन गोपाल यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं माने एंड उन्होंने ये सब सुनने के बाद भी पानी के अंदर जंप मार दी। लेकिन उनके पानी में कूदते ही मानो जैसे वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो चुकी थी। गोपाल को ये लगा कि शायद वो लड़की ड्राउन हो गई होगी, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी सांस रोककर काफी ज्यादा डीप डाइव्स लिए पानी के अंदर, ये देखने के लिए कि वो कितना ज्यादा नीचे जा चुकी होगी। गोपाल ने 1 डाइव मारी, 2 डाइव मारी, 3 डाइव मारी, लेकिन उसे कोई भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। गोपाल जब इसके बाद ऊपर आए तो हैरी ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ मिला, तो वो बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इतने में गोपाल फिर से एक गहरी सांस लेकर पानी के अंदर चले जाते हैं एंड हैरी बाहर खड़े खड़े आंखें बंद करके बस प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ प्लीज ठीक हो। हैरी जब प्रार्थना कर रहे थे अपनी आंखें उन्होंने बंद करी हुई थी, इतने में ही अचानक से उनको अपने लेफ्ट साइड से कुछ हल्की हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आना शुरू हो जाती है एंड उन्होंने जब फुटस्टेप्स को नोटिस करके अपनी आंखों को खोला एंड थोड़ा सा साइड में होकर देखा तो हैरी के पैरों के नीचे से
जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। वो लड़की अब हैरी के बिल्कुल बगल में एकदम जिंदा खड़ी हुई थी एंड हैरी उस लेडी को इस हालत में देखकर गोपाल को बहुत ज्यादा तेज तेज आवाज लगाना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की तो बच गई है, तू भी फटाफट बाहर आ जा। एंड हैरी ने जैसा फर्स्ट टाइम इस लेडी को देखा था जब इनको ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी थी, इस टाइम जब वो सेकंड बार इसको देख रहे हैं तभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इस लेडी का पूरा चेहरा बहुत ही ज्यादा सड़ा सा हुआ था, मानो जैसे किसी मोमबत्ती की मोम की तरह इनकी स्किन एकदम से पिघल चुकी हो एंड पूरे चेहरे पर ऐसे मार्क्स थे मानो जैसे किसी ने इनके ऊपर एसिड अटैक करा हो। एंड ये नज़ारा देखकर उनकी बहुत ही ज़्यादा रूह कांप रही थी। इस लेडी की ऐसी हालत देखकर वो गोपाल को बहुत ज्यादा तेज आवाज लगाने लगे कि जल्दी बाहर आ और मुझे बचा इस लड़की से, मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, जल्दी बाहर आ जा। एंड ये सब मेरे बताने में शायद आपको स्लो लग रहा होगा, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा फटाफट हुआ था। इतना फटाफट कि गोपाल जब अपनी गहरी सांस लेकर अंदर उस लड़की को ही ढूंढ रहे थे, इतने में ही ये सारा नजारा ऑलरेडी हो चुका था उनके पीठ पीछे से। गोपाल जब ऊपर आए तो उस लेडी की ऐसी हालत को देखकर एंड हरी के इतना पास में देखकर उनके भी हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। ऑलमोस्ट वो ऐसा ही हो गए थे जैसे पैरालाइज हो गए हो। एंड ये चीज़ सुनते ही हरी की धड़कन तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी एंड उसने लास्ट बार अपना गला फाड़कर चिल्लाकर बोला कि गोपाल जल्दी पानी से बाहर निकल जाए एंड भाग जाए यहाँ से, नहीं तो ये तुझे खा जाएगी। लेकिन गोपाल इस टाइम पर अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था एंड ये सब डर के मारे नहीं था, मानो जैसे उस पानी के अंदर उस लड़की का ही राज था एंड वो नहीं चाहती थी कि गोपाल यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश करे। वो जो लड़की थी, हैरी उसको बारी बार चुड़ैल कहकर बुला रहा था, लेकिन वो जो भी थी वो वापस से उस पुल की तरफ जाने लगती है, उसी रेलिंग पर वापस खड़ी हो जाती है एंड गोपाल के पास में छलांग मार देती है। जैसे उस लड़की ने पानी के अंदर वापस छलांग मारी तो वो गोपाल को बहुत ज़्यादा अंदर डीप ले गई एंड हैरी बस बेहोशी की हालत में ये नज़ारा एक आंख से देख रहा था एंड गोपाल मन में चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। हिम्मत करके हैरी खुद को घसीटता उस रिवर की तरफ चला गया एंड उसने हल्का अपने आप को हिम्मत दिखाकर खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचा उसने सिर्फ एक ही नज़ारा देखा पानी के अंदर। वो ये था कि पानी एक जगह से बहुत ज़्यादा लाल हो चुका है, एकदम खूनी लाल। एंड हैरी ये देखकर समझ गया था कि इसका दोस्त अब इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है एंड जो कुछ भी उस लड़की ने किया इसके साथ वो बिल्कुल सच बोल रही थी। एंड इतना सारा खून देखकर एंड अपने दोस्त की फ्लोटिंग डेड बॉडी देखकर वो पूरा का पूरा बेहोशी हो गया था। इस बार तो इतना ज़्यादा भयंकर तरीके से कि वो अगले दिन सुबह तक होश में ही नहीं आया। अगली सुबह 4-5 आसपास के लोग आकर उसको घेर कर खड़े हो गए थे एंड कुछ लोग उसके मुंह पर पानी मारना शुरू कर देते हैं उसको होश में लाने के लिए। जैसे ही वो होश में आया उसने सारे लोगों को नोटिस करा, लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा, सीधा उठा एंड पानी की तरफ देखने लग गया। एंड उसे सुबह के टाइम में भी बिल्कुल वही नज़ारा देखने को मिल रहा था जो रात में उसने देखा था। वो जो भी आसपास के गांव वाले थे, हरी ने उनको अपनी पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई एंड वो गांव वाले समझ गए थे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं एंड उस लड़की का इतिहास उनको बिल्कुल अच्छे से पता था। एंड वो हरी को भी समझाने लगते हैं कि 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है इस लड़की की कहानी जो तुम्हें कल रात को मिली थी। यहाँ पर जब राजा और मंत्रियों का राज्य चलता होता था तब इन क्रूअल लोगों ने इस लड़की का बलात्कार कर दिया था एंड ऐसा करने के बाद पूरे गाँव में ये बात भी फैला दी थी, जिसकी वजह से गाँव में जितनी भी और औरतें मौजूद थी एंड जितने भी लोग और मौजूद थे वो इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा ताने देने लग गए थे या कोई भी इससे बात करना पसंद नहीं करता था एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी थी इस बेचारी के लिए उन लोगों ने। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि गांव में जैसे जैसे वो रह रही थी उस सिनेरियो के बाद में वैसे वैसे लोगों के लिए इस लेडी की रिस्पेक्ट कम होती हुई जा रही थी एंड अब तो इससे छेड़ने भी लग गए थे काफ़ी सारे लोग। इसी वजह से वो सारी चीज़ें ये सब फेस करने के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी उसे सेम ही चीज़ें फेस करने को मिल रही थी एंड अपने फैमिली वालों से ऐसा ट्रीटमेंट उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस दुनिया में अब उसको कोई भी ढंग से जीने नहीं दे रहा था एंड जिसमें उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी उसके साथ में तो बल्कि बुरा हो ही रहा था। लेकिन उसी गांव में एक तांत्रिक रहता होता था जो कि इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि ये लड़की दिखने में बहुत ही
ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन जब तक तांत्रिक को पता चलता कि ये लड़की किन किन चीज़ों से गुजर रही है, तब तक इसने खुदकुशी कर ली थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके को तुमने ऑलरेडी कल रात को 2 बार देख ही लिया होगा। कहते हैं कि जब इस तांत्रिक को खबर मिली कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस तांत्रिक ने इस लेडी की बॉडी को ढूंढा एंड इसकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी अपने तांत्रिक विद्या को यूज करके। एंड इस तांत्रिक ने बोला कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुझे अपने इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एंड एक अच्छा जीवन जीने के लिए 117 लोगों का खून पीना होगा। एंड ऐसे खुदकुशी करके मरने की वजह से जिस योनि के अंदर तू जा चुकी है, उससे निकलने का सिर्फ एक यही आसान तरीका मैं तेरे को दे सकता हूँ। इतना कर ले, इसके बाद तेरे को बिल्कुल वैसा ही जीवन मिल जाएगा जैसा तू हमेशा से डिजर्व करती है। एंड जितनी सुंदर तू पहले थी, बिल्कुल वैसी ही सुंदरता लेकर तेरे को वापस जन्म मिल जाएगा। तेरे को बस इतना ही काम करना है। एंड जब तू अपना ये टारगेट पूरा कर लेगी, तब तू चाहे तो आकर मेरे को भी जिंदा कर सकती है। एंड गांव वाले जब हरी को ये स्टोरी बता रहे थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि हर रात को ये सब नहीं होता है, स्पेशली जब अमावस्या की रात होती है, उस रात को ये सब बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है ऑलरेडी। हर अमावस्या की रात को तो हमें इस नदी के अंदर एक डेड बॉडी और इस नदी का लाल पानी देखने के लिए मिलता ही जरूर था। इस बार बस फर्क इतना था कि इस लाल पानी एंड डेड बॉडी के अलावा हमें तुम भी मिले जो कि जीवित थे। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है। गांव वालों ने इवन ये भी बताया कि उन्हें पता था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, इसी वजह से इन्होंने इस पुल्ली को पूरा का पूरा बैन करके, पूरा कवर करके एक ऑल्टरनेट रास्ता भी बनाया था रिवर की तरफ या फिर हमारे गांव की तरफ। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हर अमावस्या की रात को हम चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी लोगों को बचाने की कोशिश कर लें, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई टूरिस्ट या फिर कोई ना कोई व्यक्ति इसके जाल में फंस ही जाता था। एंड अब ये कैसे अट्रैक्ट करती है लोगों की उनकी मजबूरी के ऊपर, ये हमें आज तक भी नहीं पता है। इसके बारे में हरी सोचते सोचते समझ गया था कि जब वो नहाने के लिए निकले थे एंड जब वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे पानी ढूंढने के लिए, तब शायद ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ही ये लड़की अपना 117 का टारगेट पूरा कर रही होगी। एनीवेज, हरी के लिए एंड हमारे पूरे गांव के लिए ये स्टोरी आज भी किसी शौक से कम नहीं है। एंड अगर आज भी मैं हरी के सामने जाकर ये स्टोरी उससे पूछने की कोशिश करूं, तो वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, कभी कभार वो रोना भी शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि अगर हम इतना जल्दबाजी में ऐसा कोई फालतू का प्लान बनाते ही नहीं, तो आज भी मेरा पक्का दोस्त मेरे साथ में ही होता। ये जो हॉरर स्टोरी है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें शेयर करी थी। उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम उनको इस वीडियो के अंदर आरुष के नाम से एक बार बुला लेते हैं। तो आरुष अपनी कहानी की स्टार्टिंग में मेरे साथ में ये शेयर करते हैं कि ये जो कहानी है, ये करीब 2013 के आसपास में उनके साथ में पहली बार होना शुरू हो गई थी। एंड 2013 वो ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम था इनकी लाइफ का, जब इनकी गर्लफ्रेंड सुसाइड कर लेती है। सुसाइड का रीज़न तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मेंशन नहीं करा, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली ये जरूर मेंशन करा कि इनकी गर्लफ्रेंड की जब ऐसे डेथ हो गई थी, तब उसके बाद से इनकी लाइफ एकदम से सुनसान सी हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। ऐसी बहुत ही कम रातें होती थी जब उसके बारे में सोच सोच कर आरुष को रोना नहीं आ जाता था। लेकिन उनकी डेथ के जस्ट कुछ ही दिनों के बाद में अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ आरुष को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। अब ये डरावनी थी या फिर इमोशनल थी, ये चीज़ आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। एक्चुअली में होता ये है कि जो आरुष की गर्लफ्रेंड का FB अकाउंट होता है, उस अकाउंट से आरुष को मैसेंजर ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि उसने उसी को मैसेज करा है, यानी कि आरुष की जो गर्लफ्रेंड थी उसने मैसेज करा है। आरुष ये चीज देखकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया था, ये सोचते हुए कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक हो गई है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड की आईडी का पासवर्ड वगैरह किसी और को मिल गया है एंड वो लॉगिन करके ये सब हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। उसको बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि ये लड़का या लड़की जो भी ये हरकत कर रही थी वो कौन था, लेकिन ये जरूर कंसर्निंग था कि अगर ये गलत हाथों में उसकी गर्लफ्रेंड की आईडी जा चुकी है तो उसका नाम खराब हो सकता है एंड उसके मरने के बाद वो उसके साथ ऐसा तो बिल्कुल होने भी नहीं देना चाहता था। थैंकफुली आरुष की गर्लफ्रेंड के FB अकाउंट का एक्सेस, वो भी प्रॉपर एक्सेस, उनके खुद के पास भी था। इन दोनों की लाइफ में ऐसे कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे, दे वर वेरी सिक्योर अबाउट द रिलेशनशिप एंड ये दोनों आपस में अपने फोन्स वगैरह शेयर करते होते थे, अपने सोशल मीडिया भी इवन शेयर करते होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आरुष के पास में पावर थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट के जो भी पासवर्ड्स हैं या ईमेल्स वगैरह हैं वो चेंज कर देगा एंड ही एग्जैक्टली डिड दैट।
लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पासवर्ड वगैरह सब कुछ बदलने के बावजूद भी उसके गर्लफ्रेंड के FB अकाउंट से उसको मैसेजेस आ जाया करते थे। और ये जो मैसेजेस थे ये कोई ऐसे कोई डरावने मैसेज नहीं होते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगी या ऐसा वैसा जैसे बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह के अंदर दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था इन मैसेजेस के अंदर। ये मैसेजेस के अंदर ये जरूर लिखा होता था कि दैट शी इज़ स्टिल वॉचिंग मी। एंड कभी कभार तो जिस वक्त पर मैं जो भी चीज़ कर रहा होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बर्तन वगैरह धो रहा होता था तो मेरे को उसी टाइम मैसेंजर पर मैसेज आ जाता था कि मैं तुम्हें ये काम करते हुए देख रही हूँ एंड तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब आई डोंट नो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की स्पिरिट थी या फिर कौन था, लेकिन समवन डेफिनेटली न्यू कि हर वक्त पर मैं क्या क्या चीज कर रहा हूँ। एंड इतनी जल्दी लाइव अपडेट मिलना किसी को भी, इट वॉज वेरी स्केरी एंड फैसिनेटिंग फॉर मी एज वेल। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ये बिलीव करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मेरी डेड गर्लफ्रेंड ही इन सब चीजों के पीछे है। सो व्हाट आई डू इज मैं उसका जो FB अकाउंट था वो मेमोरलाइज्ड कर देता हूँ। लाइक इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं ना कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, बेसिकली उनके अकाउंट्स के अंदर रिमेंबरिंग लिखा आ जाता है। सो इट इज़ बेसिकली द सेम केस विद फेसबुक ऑल्सो। लेकिन रिमेंबरिंग करने के बावजूद भी समहाउ मेरे को नहीं पता कैसे मेरे को अभी भी वो मैसेजेस आ रहे थे। एंड ये सिचुएशन तो अब डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजार हो चुकी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसका अकाउंट डीएक्टिवेट ही कर दूंगा। अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पंगे ले रहा है अभी भी या ले सकता है, तो वो सारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद फाइनली वो मैसेजेस आना स्टॉप हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर किस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो मैसेजेस तो जरूर बंद हो गए थे, लेकिन मेरे को अब रैंडम बिल्कुल अननोन नंबर से, जिसके नंबर्स भी लाइक किसी कंट्री के नहीं फील होते थे, ऐसे ऐसे नंबर से मुझे फ़ोन आता था। एंड जैसे ही फ़ोन आता था एंड मैं उसे उठाता होता था तो सामने से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की वही प्यारी सी आवाज़ वापस सुनाई देने को मिल जाती थी। जब पहली बार मेरे को ये वाला कॉल आया तो हमारी कन्वर्सेशन करीब 1 मिनट तक चली। मैं बहुत ज़्यादा उदास वाली आवाज़ से उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, उसको अपने पास वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था उन सब चीज़ों के लिए जो शायद उससे गलतियाँ हुई होंगी, जो शायद मेरे से गलतियाँ हुई होंगी। एंड प्लीज़ कम बैक इफ़ यू आर स्टिल समवेयर अराउंड हेयर। लेकिन सामने से मेरे को रिप्लाई ये आता है कि टेल मी अ जोक। एंड मैं उसे ऐसा ही करता हूँ, मैं उसे जोक बता देता हूँ एंड मेरे को उसके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड ये सुनकर मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उसके बाद में वो मेरे को बोलती है कि प्लीज़ शो मी दैट यू स्टिल लव मी, ट्राई टू किस मी ऑन द फोन। एंड ये सारी चीज़ें, ये सारे टाइप की बातें करीब 1 मिनट 10 सेकंड तक चली पहली बार में। एंड देन फ़ोन अपने आप हंग अप हो गया। उस नंबर पर जब मैं खुद से कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो हर बार ये नंबर मौजूद ही नहीं है, ये वाला ही एरर मेरे को हमेशा सुनने को मिलता था। अब मेरे को कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा था कि अब इतना सब कुछ जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में परसेप्शन आ गया था कि अभी भी मेरी एक गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर नहीं गई है, अभी भी वो मुझे पसंद करती है एंड वो चाहती है कि मैं एकदम सेफ रहूं। लेकिन मैं एक रियल वर्ल्ड के अंदर जी रहा था एंड प्रैक्टिकली सोचूं तो मुझे अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करना था। इस वजह से मैं कभी कभार दूसरी लड़कियों से जाकर बात किया करता था एंड कभी मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं किसी लड़की से अफेक्शनेट हो रहा हूँ, मैं कभी किसी लड़की से जो है फीलिंग्स अपनी शेयर करने ज्यादा लग जाता था। तो ये जो रैंडम अननोन नंबर से फोन कॉल्स आते थे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे। दिन के 1-2 नहीं, दिन के 50-60 तक भी ये नंबर गया है। एंड जैसे ही मैं वो फ़ोन उठाता था मेरे को सिर्फ गुस्से की वाइब्स आती थी सामने की तरफ से। कभी कभार तो ये गुस्से की वाइब्स बहुत ज़्यादा एंग्री ग्राउल्स एंड इवन स्क्रीम्स एंड क्राइंग के अंदर भी बदल जाती थी। एंड ये सब चीज़ें सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा रोता होता था। 4 साल तक मैं ये सब चीज़ें झेलता रहा एंड जब ये एंग्री कॉल्स मेरे पास आने लगी थी उसके बाद से हमारी एक बार भी वर्ड टू वर्ड बात नहीं होती थी। सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती थी एंड वो थी गुस्सा, जो कि सामने से मेरे को हमेशा मेरी ये डेड गर्लफ्रेंड मेरे को शो किया करती थी। लेकिन अब 4 साल बीत चुके थे इन सब चीज़ों को एंड आई डिसाइडेड कि अब तो मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है। आई नीड अ पार्टनर, आई नीड अ स्टेबल रिलेशनशिप। सो मैं वापस से ट्राई करता हूँ किसी के साथ पर डेट पर जाने के लिए।
लेकिन अब तो चीज़ें लाइक मेरे को समझ भी नहीं आ रही थी कि ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की वजह से हो रही है या फिर इट्स जस्ट माई माइंड मेसिंग विद मी इन वेरी वेरी डिफरेंट वेज। बिकॉज पूरे 4 साल बाद भी जब मैं किसी लड़की के लिए सीरियस होने का कोशिश कर रहा था, तब उसके साथ डेट प्लान करते ही मेरे को वो डेट कैंसिल करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, मैं खाना खाने के लिए मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। दैट्स हाउ मच इल आई फेल्ट ड्यूरिंग दैट डे। एंड जब ये डेट कैंसिल हो गई तो मेरे को वापस से उसी नंबर से फ़ोन आता है जिससे हमेशा उसका आया करता था। एंड जैसे ही मैंने वो फ़ोन पिकअप किया तो सामने से सिर्फ मेरे को एक मीन लाफिंग साउंड सुनाई देती है। ऑब्वियसली ये मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़ ही थी, पुराने वाली। अब करीब 6 साल हो गए थे इन चीज़ों को। 4 साल के बाद अब 2 साल तक मैं कोई भी डेट ऐसे प्लान करता था तो मेरे साथ नेचुरली ये सब चीज़ें, ये सब अकरेंसेस होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब मेरे लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इन सब चीज़ों से। आई वॉज जस्ट गेटिंग ह्यूमिलेटेड बाय समवन जो कि मेरे साथ में प्रेजेंट भी नहीं है। एंड अब मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती हुई जा रही थी। किसी भी थेरेपिस्ट से मैं बात करता था, किसी भी थेरेपिस्ट को अगर मैं ये सब कहानी बताने की कोशिश करता था, इवन मैं उनको ये नंबर शो करने की कोशिश करता था कि देखो सच में मेरे को कॉल्स आते हैं, सच में शी इज स्टिल टॉकिंग टू मी, तो उनका बस यही कहना होता था कि मैं बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो चुका हूं एंड मेरे को एक ऑर्डर है जिसका नाम है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी ऑर्डर। एंड इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली मैं अपने आप को ही मैसेजेस एंड कॉल्स करता था एंड ऐसा फील होता था मुझे कि मेरे को सामने से कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं उनको हर बार प्रूफ करने की कोशिश करता था कि आप ये जो भी नंबर्स यहाँ पर मेरे को मेंशन हुए हैं मेरे कॉल लॉग्स के अंदर, आप इनकी डिटेल्स निकलवा के देख लो। अगर इनमें से कोई भी सिम मेरे नाम पे या मेरे फैमिली के नाम पर हुई तो मैं आपके पास आना भी छोड़ दूंगा एंड कभी भी इस बारे में वापस किसी से बात भी नहीं करूंगा। लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सच है, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं है, मेरे को कोई शॉक नहीं लगा है। प्लीज हेल्प मी इफ यू कैन, इफ यू डोंट देन एटलीस्ट डोंट ब्लेम मी कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। मैंने अपने दोस्तों की भी हेल्प लेने की कोशिश करी जब ये कोई थेरेपिस्ट मेरे काम नहीं आ रहे थे एंड मेरे दोस्तों ने भी कुछ टाइम तक तो मेरी ये बातें सुनी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरे ये टॉक्स इंक्रीज होने लगे उनके साथ में तो उन्होंने मेरे साथ टाइज कट ऑफ करना शुरू कर दिए एंड यहाँ से तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हुई जा रही थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, मदद किसकी लूँ। किसी को भी ये मैं कहानी बताता था वो बस मुझे छोड़कर चला जाता था। आई डोंट नो वेदर आई वॉज अ रियली गुड स्टोरी टेलर जिससे ये सारी कहानियाँ मेरी सुनकर वो डर जाते थे, या फिर उनको ये लगता था कि मैं जस्ट एक फूल हूँ जो कि रोम अराउंड कर रहा हूँ इस दुनिया के अंदर। लेकिन जब कोई भी मदद मेरे को नहीं मिल रही थी सो व्हाट आई डिड, आई एक्सेप्टेड माई फेट। जो भी प्रेजेंस मेरे को उसकी फील होती थी मैं उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देता हूँ। जो भी मैसेजेस, जो भी टॉक्स वो मेरे साथ में शेयर करने की कोशिश करती थी उसको भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिंगली ही सुनता होता था। मैं एंग्रीली नहीं सुनता था कि वाई आई वॉज नॉट गेटिंग एनी मच बेटर इन माई लाइफ। कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, हर वक्त मेरे को उसकी वो सांसों की आवाज़, उसकी हंसने की आवाज़, उसकी आंखें बस इमेजिन होती रहती थी, वो ही दिखती होती थी। जब भी मैं अपने घर से दूर जाता था या फिर मेरे को घर आने में देरी हो जाती थी तो और किसी का फ़ोन आए ना आए उसका फ़ोन आज भी बजता था ताकि वो पूछ सके कि मैं ठीक तो हूँ, ताकि वो ये देख सके कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो ये देख सके कि मैं किसी डेंजर के अंदर तो फंसा नहीं हुआ। मैं इस फैक्ट को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर चुका था कि मेरी गर्लफ्रेंड इवन आफ्टर हर डेथ वो मेरे साथ ही है, साथ ही थी एंड साथ ही रहेगी। एंड मैं भी अब अपनी पूरी लाइफ उसकी इसी प्रेजेंस के अंदर बिताने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इस टाइम तक तो मैं उसको पक्का मैरिज के लिए प्रपोज कर चुका होता अगर वो फिजिकली मेरे साथ में प्रेजेंट होती तो। लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेरा ये वाला प्यार वापस से जो दिखने लगा था, अब जो टॉक्सिक चीज़ हमारे बीच में चली थी वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुकी थी। एंड इवन मैं उसको सिर्फ फील ही कर पा रहा था, इवन मैं सिर्फ उसके प्यार को जस्ट महसूस ही कर पाता था, तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एटलीस्ट उन फेक लोगों से जिन्होंने मेरी कहानी सुनते ही मेरे को बस छोड़ दिया, कभी भी कॉल बैक करा भी नहीं। मैं बस अब उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब फाइनली मैं उसको अपनी आंखों से वापस अपने साथ खड़ा हुआ देख सकूँ। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं करने की, लेकिन अगर उसमें है तो आई जस्ट विश
कि ये जल्दी हो एंड मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बस उसको यही बोलना चाहूँगा। आप लोग भी मेरी कहानी सुनकर यही सोच रहे होगे कि डेफिनेटली ये बंदा सच में किसी अजीब तरीके की डिजीज से गुजर रहा है। यू कैन जज मी ऑल यू वांट, मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। मेरे को पता है कि कितनी लोगों से मैंने गालियाँ खाई हैं अपनी इन सब चीज़ों की वजह से, जो कि मैं चाहता भी नहीं था कि मेरे साथ में हो। आप लोग मुझे लायर, क्रेजी, मैड, अटेंशन सीकर कुछ भी बोल सकते हो। मेरे को बोलते ही आ रहे हैं लोग, न जाने पिछले 6-7 साल से। लेकिन द थिंग इज कि जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब तक आपको कभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा, आप मेरी इन भावनाओं को कभी समझ भी नहीं पाओगे। आप मेरे इस प्यार को कभी समझ भी नहीं पाओगे। अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ से पहले मैं एक ऐसा पर्सन था जो खुद प्रॉपर साइंटिफिक बिलीवर था। मैं कोई भी पैरानॉर्मल, खोज, ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता था। दूर दूर तक मेरे को हंसी आती थी हॉरर मूवीज देखकर। मैं इस टाइप का पर्सन था। लेकिन आफ्टर व्हाट आई वाज फीलिंग फॉर दिस मच लॉन्ग ईयर्स, मेरा परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। आई डोंट नो मैं आप लोगों का बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन द थिंग इज़ द वर्ल्ड इज़ रियली क्रेजी एंड हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमारे साथ में क्या क्या होगा। द ओनली थिंग इज़ आई फील हर प्रेजेंस। आई नो शी इज़ स्टिल विद मी। आई नो शी टेक्स केयर ऑफ मी। आई नो शी वॉन्ट्स मी टू लिव द बेस्ट आउट ऑफ मी। तो आई रियली होप दोस्तों आपको ये कॉम्पाइलेशन पसंद आई होगी। दिस वॉज समथिंग न्यू। मैं ट्राई करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। ये मैं सोचना कि कंटेंट नहीं आ रहा है। मैं फाउंड फुटेजेस वाली एक वीडियो है उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। उसका ग्लिम्स दिखाऊँ तो आप ये देखो एक कैसी सी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हॉरिफिक मज़ेदार वीडियो होगी। फाउंड फुटेजेस वाली वीडियो के ऊपर आप लोग बोल भी रहे थे कि आपको देखना है ऐसा कुछ। सो वो वीडियो जल्दी आने वाली है, मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। और उसके अलावा भी कॉन्टेंट आता रहेगा तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाय बाय।